दोस्तों, एक बूढ़ा औरंगजेब जिसने आधे भारत जीत ली थी, उसे लगा कि अब मराठा साम्राज्य खत्म हो चुका है। उसे लगा एक जवान राजा मर चुका है और अब उसके पीछे बची है सिर्फ एक 25 साल की विधवा रानी। लेकिन उसे क्या पता था कि यही आवरत आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी तबाही बनने वाली है। उस रानी ने तलवार भी उठाई, सेना भी संभाली और मुगलों पर ऐसे टूट पड़ी कि खुद औरंगजेब 27 साल तक दक्षिण की धरती पर तड़पता रहा। हर जीत उसके हाथ से फिसलती गई, हर रात उसके लिए एक नया डर बन गई और आखिरकार उसी युद्ध में उसकी जिंदगी खत्म हो गई। आखिर कौन थी वो रानी जिसने भारत के सबसे खूंखार बादशाह को खून के आंसू रुला दिए? ये कहानी आपके अंदर आग भर देगी। तो दोस्तों, पूरा वीडियो जरूर देखिए क्योंकि आगे का सच आपको गर्व से भर देगा। ये बात है मार्च 1700 की। मुगल खेमे में अचानक जश्न के नगाड़े बजने लगे। खबर आई थी कि मराठा साम्राज्य के तीसरे छत्रपति राजा राम महाराज का फेफड़ों की बीमारी के कारण सिंहगढ़ किले में निधन हो गया है। औरंगजेब, जिसने पिछले 20 सालों से दक्षिण भारत की धरती को खून से लाल कर रखा था, उसे लगा कि अब मराठों का खेल खत्म। मुगल सिपह सालारों ने सोचा कि जिस साम्राज्य का संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं रहे, जिसका सबसे खूंखार योद्धा संभाजी महाराज मारा गया और अब जिसका राजा राजा राम भी चल बसा, उस बिखरते स्वराज्य का अब क्या होगा? मुगलों को लगा कि अब राजा राम की 25 साल की बेवा यानी विधवा पत्नी और उसका 4 साल का अनाथ बच्चा मुगलों की 5 लाख की विशाल फौज का क्या ही बिगाड़ लेंगे। लेकिन यहीं औरंगजेब अपनी जिंदगी की सबसे भयानक भूल कर बैठा। उस 25 साल की विधवा रानी ने सती होने या विलाप करने के बजाय अपने हाथों में भवानी तलवार उठाई। उसने मराठा सेना की ऐसी कमान संभाली कि मुगल साम्राज्य की जड़ें हिल गईं। उसने औरंगजेब को अगले 7 सालों तक दक्कन के पहाड़ों में ऐसा भटकाया, ऐसा तड़पाया कि वह भारत को जीतने का ख्वाब देखने वाला खूंखार बादशाह दक्षिण की उसी धूल में अपनी हार का गम लिए दफन हो गया। ये कहानी है स्वराज्य की रक्षक, स्वराज्य सौदामिनी महारानी ताराबाई की। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिन्हें दीमकों ने खा लिया है। एक ऐसी सच्ची कहानी जो आपको बताएगी कि कैसे एक अकेली रानी ने भारत के सबसे ताकतवर मुगल साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। महारानी ताराबाई के इस अकल्पनीय पराक्रम को गहराई से समझने के लिए हमें इतिहास के उस पन्ने पर जाना होगा जब मराठा साम्राज्य अपने सबसे खौफनाक और अंधकारमय दौर से गुजर रहा था। तो बात है वर्ष 1680 की। हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हो चुका था। उनके जाते ही दिल्ली के तख्त पर बैठे मुगल बादशाह औरंगजेब की आंखों में एक ही लालच था, पूरे दक्षिण भारत को रौंदकर एक छत्र इस्लामी हुकूमत कायम करना। 1681 में वह अपनी विशाल फौज, तोपखाने और खजाने के साथ दक्कन यानी दक्षिण भारत उतर आया। फिर वर्ष 1689, मराठा इतिहास का वह साल जिसे याद कर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। औरंगजेब ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र और मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति संभाजी महाराज को बंदी बना लिया। उन्हें अमानवीय और खौफनाक यातनाएं देकर उनकी हत्या कर दी गई। मुगल सेना ने मराठा राजधानी रायगढ़ पर एक भीषण घेराबंदी की और संभाजी महाराज की पत्नी महारानी येसुबाई तथा उनके नन्हे पुत्र शाहू को बंदी बनाकर मुगल कैंप में कैद कर लिया। साम्राज्य लगभग समाप्त हो चुका था, राजा मारा जा चुका था, राजधानी छिन गई थी और असली उत्तराधिकारी मुगलों की कैद में था। उस समय बचे हुए मराठा सरदारों ने शिवाजी महाराज के दूसरे पुत्र राजा राम महाराज को छत्रपति घोषित किया। मुगलों के खूनी पंजों से बचते हुए राजा राम महाराज को महाराष्ट्र की भूमि छोड़नी पड़ी और 1300 किलोमीटर दूर सुदूर दक्षिण में तमिलनाडु के जिंजी किले में जाकर शरण लेनी पड़ी। यह वह समय था जब मराठा साम्राज्य का वजूद एक धागे से लटक रहा था और इसी खून और आग के बीच एक शूरवीर नारी का उदय हो रहा था। महारानी ताराबाई का जन्म वर्ष 1675 में एक ऐसे शूरवीर परिवार में हुआ था जिनकी रगों में ही युद्ध, राजनीति और मातृभूमि का प्रेम बहता था। वह मराठा साम्राज्य के महान सरसेनापति हम्बीर राव मोहिते की पुत्री थीं। हम्बीर राव मोहिते कोई साधारण सेनापति नहीं थे। 1674 में जब नेसारी के युद्ध में मराठा सेनापति प्रताप राव गुर्जर वीरगति को प्राप्त हुए थे, तब हम्बीर राव ने ही आगे बढ़कर मराठा सेना की कमान संभाली थी और बीजापुर की सेना को खदेड़ दिया था। ताराबाई की बुआ सोयराबाई छत्रपति शिवाजी महाराज की पत्नी और राजा राम महाराज की माता थीं। एक सेनापति की बेटी होने के नाते ताराबाई का बचपन गुड़ियों से खेलने में नहीं बल्कि तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी और डिप्लोमेसी सीखने में बीता। उन्होंने बचपन से ही मुगल मराठा युद्धों की विभीषिका को बहुत करीब से देखा था। वर्ष 1682 में जब वह मात्र 8 वर्ष की थीं, उनका विवाह शिवाजी महाराज के द्वितीय पुत्र राजा राम महाराज के साथ संपन्न हुआ। 1689 में जब मुगलों ने रायगढ़ पर हमला किया
और राजा राम महाराज को जिंजी भागना पड़ा। तब ताराबाई और राजा राम महाराज की अन्य पत्नियों को सुरक्षा की दृष्टि से पन्हाला और फिर विशाल गढ़ के किलों में छुपाया गया। बाद में 1693 के आसपास जब जमीनी रास्ते मुगल चौकियों से घिर गए थे, तब ताराबाई अत्यंत खतरनाक समुद्री मार्ग से होते हुए राजापुर से पांडिचेरी गईं और वहां से जिंजी किले में अपने पति के पास पहुंची। पन्हाला और जिंजी के इन वर्षों के दौरान 19 वर्षीय ताराबाई ने मराठा साम्राज्य के दिग्गज प्रशासक रामचंद्र पंत अमात्य से नागरिक और प्रशासनिक मामलों की गहरी शिक्षा ग्रहण की। इसी जिंजी किले में 1696 में उन्होंने अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को जन्म दिया। ताराबाई केवल एक पत्नी नहीं थीं, वह राजनीति, प्रशासन और सैन्य रणनीतियों की एक मूक लेकिन तेज विद्यार्थी थीं, जो अपने दुश्मनों को बारीकी से पढ़ रही थीं। फिर 1698 में 8 साल की लंबी घेराबंदी के बाद जिंजी का किला मुगल सेनापति जुल्फिकार खान के हाथों में गिर गया, लेकिन राजा राम महाराज और उनका परिवार मुगलों को चकमा देकर वापस महाराष्ट्र पहुंचने में सफल रहा। महाराष्ट्र लौटकर राजा राम महाराज ने एक बार फिर मराठा सेना को संगठित किया और मुगल सूबों पर हमले शुरू किए। लेकिन मराठों की नियति एक और क्रूर परीक्षा लेने वाली थी। युद्ध अभियानों की थकान और फेफड़ों की गंभीर बीमारी के कारण 3 मार्च 1700 में सिन्हागढ़ किले में राजा राम महाराज का मात्र 30 वर्ष की आयु में आकस्मिक निधन हो गया। औरंगजेब उस समय सतारा किले की घेराबंदी किए हुए था। राजा राम महाराज की मृत्यु का समाचार मिलते ही औरंगजेब खुशी से झूम उठा। उसे लगा कि जो काम वह 20 सालों में नहीं कर सका, वह अब खुद ब खुद हो गया है। मुगल दरबार में यह मान लिया गया कि अब बची खुची मराठा ताकत भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब कोई वयस्क पुरुष राजा नहीं बचा था। असली उत्तराधिकारी संभाजी का पुत्र शाहू मुगलों की जेल में था और राजा राम के दोनों पुत्र शिवाजी द्वितीय और संभाजी द्वितीय अभी बहुत छोटे थे। उस समय की स्थिति का वर्णन मुगल इतिहासकार खाफी खान ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मुंतखब उल लुभाब में किया है। खाफी खान लिखता है, मुगलों को लगा कि 2 छोटे बच्चों और एक असहाय महिला पर विजय पाना बिल्कुल कठिन नहीं होगा। उन्होंने अपने दुश्मन को कमजोर, तुच्छ और असहाय मान लिया था, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे किस आग से खेलने जा रहे थे। राजा राम महाराज की मृत्यु के बाद ताराबाई ने विलाप करने या सती होने के बजाय मराठा साम्राज्य की बागडोर अपने हाथों में लेने का दृढ़ संकल्प किया। 25 साल की उस रानी ने रामचंद्र पंत अमात्य, सरसेनापति धन्नाजी जाधव और परशुराम त्रिंबक जैसे दिग्गज मराठा सरदारों को एकजुट किया। उन्होंने विशालगढ़ में अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाया और स्वयं राजमाता के रूप में मराठा साम्राज्य की सत्ता संभाल ली। ताराबाई जानती थीं कि मराठा साम्राज्य के पास संसाधन सीमित हैं और मुगल फौज समुद्र की तरह विशाल है। सत्ता संभालते ही उन्होंने कूटनीति का एक बहुत बड़ा दांव चला। उन्होंने औरंगजेब के सामने एक शांति संधि का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव में मराठों ने मुगलों को कुछ बेहद लुभावने लेकिन कूटनीतिक रूप से उलझाने वाले ऑफर दिए। देखो, मराठों की शर्तें था, ताराबाई के पुत्र शिवाजी द्वितीय को मुगल सेना में 7000 का उच्च मनसब दिया जाए। उदयपुर के महाराणा की तर्ज पर मराठा छत्रपति को मुगल दरबार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट दी जाए। पूरे दक्कन क्षेत्र से मराठों को कर वसूलने का कानूनी अधिकार मिले। यदि मुगल इन शर्तों को स्वीकार कर लें तो मराठे अपने साथ सबसे महत्वपूर्ण किले सतारा, पन्हाला, परली, चंदन वंदन आदि मुगलों को सौंप देंगे और मराठों की 5000 सैनिकों की एक टुकड़ी मुगल अभियानों में उनकी सैन्य सहायता करेगी। इतिहासकारों में आज भी इस बात पर बहस है कि क्या ताराबाई सच में सरेंडर करना चाहती थीं या यह केवल मुगलों को उलझाकर मराठा सेना को दोबारा खड़ा करने का समय मांगने की एक चाल थी। लेकिन सत्ता और अहंकार के नशे में चूर औरंगजेब ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह ठुकरा दिया। उसने बेहद घमंड में फारसी में 2 शब्द कहे, हम किला बाधंद। इसका अर्थ था, जब तक हर एक किला बिना किसी शर्त के सरेंडर नहीं किया जाता, कोई बातचीत नहीं होगी। औरंगजेब को लगा कि जब मराठा राजा ही नहीं रहा तो यह 25 साल की औरत कितने दिन टिकेगी। यही औरंगजेब के जीवन की सबसे बड़ी कूटनीतिक भूल साबित हुई। उसने एक घायल शेरनी को ललकार दिया था। शांति प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद महारानी ताराबाई का असली और रौद्र रूप सामने आया। उन्होंने पर्दा प्रथा और राजमहल की विलासिता को लात मार दी और सीधे युद्ध के मैदान में उतर आई। वह खुद घोड़े पर सवार होकर एक किले से दूसरे किले तक जाती, सरदारों से गठबंधन करती और सेना का मनोबल बढ़ाती। ताराबाई की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह अपने दुश्मनों से भी सीखती थी। उन्होंने देखा कि औरंगजेब की युद्ध नीति क्या है। औरंगजेब अपनी विशाल फौज लेकर किसी भी मराठा किले को घेर लेता था,
महीनों तक घेराबंदी चलती थी और अंत में वह किलेदार को भारी रिश्वत देकर किला खरीद लेता था। ताराबाई ने इसी रणनीति को 180 डिग्री पलट दिया। उन्होंने मराठा सरदारों को आदेश दिया, अगर मुगल बड़ी सेना लेकर आए तो डटकर मुकाबला करो, लेकिन जब लगे कि रसद खत्म हो रही है तो मुगलों से भारी रिश्वत लो और किला उन्हें सौंप दो। मुगल किले पर कब्जा करते, अपना खजाना खाली करके मराठों को रिश्वत देते और किले के अंदर अपना नया राशन और गोला बारूद भर देते। मुगल सेना जैसे ही उस किले को जीतकर दूसरे किले की ओर बढ़ती, ताराबाई के मराठा सैनिक किसी अंधेरी रात में उस किले पर अचानक हमला बोल देते। सुबह की पहली किरण के साथ ही किला वापस मराठों के पास आ जाता, और वह भी मुगलों के छोड़े गए नए हथियारों और भरे हुए खजाने के साथ। यह बिल्ली और चूहे का ऐसा जानलेवा खेल था जिसने मुगल सेना की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। मुगल सैनिक दिन रात लड़ते, किले जीतते और पीछे मुड़कर देखते तो किले फिर से मराठों के पास होते। मुगल सिपाही भीमसेन ने अपनी डायरी नुस्खा-ए दिलकुशा में लिखा है, ताराबाई अपने पति राजाराम से भी कहीं अधिक मजबूत और सख्त शासक साबित हुई। उन्होंने प्रशासन को इतनी कड़ाई से अपने हाथ में लिया कि कोई भी मराठा सरदार उनकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिला सकता था। ताराबाई की रणनीतिक प्रतिभा का सबसे बड़ा प्रमाण यह था कि उन्होंने युद्ध को केवल महाराष्ट्र की भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं रखा। उनका विजन स्पष्ट था, मुगल हमारी जमीन जला रहे हैं तो हमें मुगलों के खजाने और उनके समृद्ध सूबों को जलाना होगा। मराठों ने रक्षात्मक की बजाय आक्रामक रुख अपनाया। ताराबाई ने केवल लूटपाट नहीं की, बल्कि विजिट मुगल क्षेत्रों में अपना खुद का पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा कर दिया। मुगल प्रशासन की तर्ज पर ही ताराबाई ने अपने कर वसूलने वाले अधिकारी नियुक्त किए, जिन्हें कमाईशदार कहा जाता था, और टोल टैक्स वसूलने के लिए राहदार की नियुक्ति की गई। मुगल बादशाह औरंगजेब अपनी राजधानी दिल्ली से हजारों मील दूर दक्कन के जंगलों में मराठों के पीछे भाग रहा था, और पीछे से मराठों ने उसके ही सबसे अमीर सूबों मालवा और गुजरात पर अपना टैक्स सिस्टम लागू कर दिया था। मुगलों की रसद लाइनें काट दी गईं, खजाना खाली हो गया और मुगल सिपाही वेतन न मिलने के कारण भुखमरी के शिकार होने लगे। ताराबाई केवल एक युद्ध प्रेमी सेनापति नहीं थी, बल्कि एक अत्यंत संवेदनशील और धार्मिक शासिका थी। इसका एक प्रामाणिक प्रमाण अक्टूबर 1703 में लिखा गया उनका एक पत्र है। अक्टूबर 1703 में महारानी ताराबाई ने अपने मराठा सेनापतियों को एक अत्यंत सख्त आदेश जारी किया। उन्होंने सेना को स्पष्ट निर्देश दिया कि मराठा सेना अपनी वापसी के समय किसी भी हाल में चिंचवाड़ गांव में अपना कैंप नहीं लगाएगी। ताराबाई का तर्क यह था कि यदि मराठा सेना चिंचवाड़ में डेरा डालेगी तो उनका पीछा करती हुई खूंखार मुगल सेना भी वहां पहुंच जाएगी, और मुगल सेना गांव में लूटपाट मचाने के साथ साथ वहां स्थित पवित्र श्री गणेश मंदिर को भी नष्ट कर देगी, जो छत्रपति परिवार और जनता के लिए अत्यंत पूजनीय स्थल था। यह घटना बताती है कि उस भयंकर मारकाट और विभीषिका के बीच भी ताराबाई अपनी प्रजा, अपनी संस्कृति और अपने मंदिरों की सुरक्षा को लेकर कितनी दूरदर्शी थीं। मुगल जहां निर्दयता से मंदिरों को तोड़ते थे, वहीं मराठा साम्राज्य अपनी ही सेना के सामरिक फायदों को ताक पर रखकर मंदिरों की रक्षा कर रहा था। लगातार मराठों की जीत के बीच वर्ष 1706 में एक ऐसा दिन आया जब स्वराज्य की सांसें अटक गईं। युद्ध की गहमागहमी के बीच एक अचानक हुए हमले में मुगल सेना ने स्वयं महारानी ताराबाई को बंदी बना लिया। मुगल खेमे में मानो पागलपन छा गया। औरंगजेब की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। जिस चुड़ैल, जैसा मुगल उन्हें कहते थे, ने मुगल साम्राज्य की नाक में दम कर रखा था, वह अब उनकी कैद में थी। लगा कि अब स्वराज्य का अंत निश्चित है, लेकिन मुगलों की यह खुशी मात्र 4 दिनों की मेहमान थी। जैसे ही मराठा सरसेनापति धन्नाजी जाधव को अपनी राजमाता के बंदी होने की भनक लगी, मराठा सेना के भीतर एक खूंखार ज्वाला धधक उठी। मराठों ने रातों रात मुगल शिविर पर एक ऐसा विध्वंसक और अकल्पनीय घात लगाया जिसकी मुगलों ने कल्पना भी नहीं की थी। काली रात में हर हर महादेव के नारों के साथ मराठा मावले मुगल खेमे पर टूट पड़े। चारों तरफ कत्लेआम मच गया और इस अफरा तफरी के बीच मराठों ने मुगलों के जबड़े से अपनी महारानी ताराबाई को सकुशल मुक्त करा लिया। ये घटना मराठा इतिहास में शौर्य का एक ऐसा मील का पत्थर बनी जिसने मुगल सेना के रही सही मनोबल को भी पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। 27 वर्षों तक दक्कन के पहाड़ों में भटकने के बाद 1707 आते आते 89 वर्षीय औरंगजेब पूरी तरह से टूट चुका था। उसने अपना पूरा शाही खजाना, अपने जीवन का 1/4 हिस्सा और अपनी सेना का 20% से अधिक हिस्सा मराठों के खिलाफ गंवा दिया था, लेकिन वह ताराबाई के स्वराज्य को कुचल नहीं सका। मुगल इतिहासकार खाफी खान ने मजबूर होकर लिखा, ताराबाई की कमान में
दिन प्रतिदिन युद्ध फैलता गया और मराठों की शक्ति बढ़ती गई। अपने अंतिम दिनों में अहमदनगर के शिविर में मृत्यु शैया पर पड़े औरंगजेब ने अपने बेटों आजम शाह और कामबख्श को जो पत्र लिखे वे आज भी रुक्कात-ए-आलमगीरी नामक पुस्तक में संकलित हैं। इन पत्रों में विश्व विजेता बनने का ख्वाब देखने वाले बादशाह की चरम निराशा और हताशा साफ झलकती है। अपने बेटे आजम शाह को लिखे अंतिम पत्र में औरंगजेब लिखता है, मैं इस दुनिया में एक अजनबी की तरह आया था और एक अजनबी की तरह ही जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ और मेरी नियति क्या है। जो समय सत्ता में बीता उसने पीछे केवल दुख और अफसोस ही छोड़ा है। मैंने साम्राज्य के रक्षक का अपना कर्तव्य नहीं निभाया। बुखार उतर गया है लेकिन मेरे शरीर में अब केवल त्वचा और हड्डियां बची हैं। मुझे नहीं पता मेरे बाद क्या होगा। ताराबाई के मराठों का खौफ इस कदर हावी था कि औरंगजेब को अपनी सेना को बचाने के लिए अभिमंत्रित ताबीज तक बांटने पड़े थे। अंततः 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में हताशा, बीमारी और हार का गम लिए औरंगजेब की मृत्यु हो गई। वह जिस मराठा साम्राज्य को मिटाने आया था, महारानी ताराबाई के फौलादी इरादों ने उसे उसी दक्षिण की मिट्टी में दफन कर दिया। औरंगजेब की मौत के साथ ही शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के पतन का अध्याय शुरू हो गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों ने हथियार से नहीं बल्कि कूटनीति से वार किया। मुगल शहजादे आजम शाह ने जुल्फिकार खान की सलाह पर मराठों के बीच फूट डालने के लिए गहरी चाल चली। उसने संभाजी महाराज के पुत्र शाहू महाराज को, जिन्हें मुगलों ने 18 वर्षों से कैद में रखा था, 1707 में रिहा कर दिया। शाहू महाराज के महाराष्ट्र लौटते ही मराठा साम्राज्य 2 खेमों में बंट गया। ताराबाई का स्पष्ट मानना था कि शिवाजी महाराज का स्थापित किया हुआ मूल साम्राज्य संभाजी महाराज के समय ही मुगलों के हाथों छिन गया था। जिस साम्राज्य पर वे शासन कर रही हैं, वह राजा राम महाराज के खून पसीने से दोबारा खड़ा किया गया एक नया साम्राज्य है। इसलिए इस पर केवल उनके पुत्र शिवाजी द्वितीय का ही अधिकार है। दूसरी ओर शाहू महाराज कानूनी तौर पर ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते सिंहासन पर अपना दावा ठोक रहे थे। पुणे के पास भीमा नदी के तट पर खेड़ नामक स्थान पर ताराबाई और शाहू महाराज की सेनाएं आमने सामने आ गईं। ताराबाई की ओर से सेना का नेतृत्व उनके सबसे भरोसेमंद सर सेनापति धन्नाजी जाधव कर रहे थे। लेकिन यहाँ इतिहास ने एक बड़ा उलटफेर किया। शाहू महाराज के पक्ष से बालाजी विश्वनाथ, जो बाद में पेशवा बने, ने कूटनीति का प्रयोग करते हुए धन्नाजी जाधव को मना लिया। युद्ध के मैदान में धन्नाजी जाधव ने पाला बदल लिया और वे गुप्त रूप से शाहू महाराज के खेमे में शामिल हो गए। इस विश्वासघात के कारण ताराबाई की सेना कमजोर पड़ गई और उन्हें पीछे हटना पड़ा। शाहू महाराज ने 1708 में सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। पराजित होने के बावजूद अदम्य साहसी ताराबाई ने हार नहीं मानी। 1709 से 1710 में उन्होंने पन्हाला में अपना एक समानांतर दरबार स्थापित किया और अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को कोल्हापुर का प्रथम छत्रपति घोषित कर दिया। ताराबाई का जीवन कभी शांत नहीं रहा। कोल्हापुर में भी उन्हें एक गहरे षड्यंत्र का शिकार होना पड़ा। 1714 में राजा राम महाराज की दूसरी पत्नी राजसबाई ने महल में बगावत कर दी। उसने ताराबाई और उनके पुत्र शिवाजी द्वितीय को बंदी बना लिया और अपने स्वयं के पुत्र संभाजी द्वितीय को कोल्हापुर की गद्दी पर बैठा दिया। जिस महारानी ने मुगलों को घुटनों पर ला दिया था, उसे अपनों ने ही 16 वर्षों तक काल कोठरी में कैद रखा। इसी कैद के दौरान 1726 में उनके जवान पुत्र शिवाजी द्वितीय की चेचक से दर्दनाक मृत्यु हो गई। यह किसी भी मां के लिए एक असहनीय दुख था। 1730 में शाहू महाराज ने ताराबाई को रिहा कराया और उन्हें सम्मान के साथ सतारा ले आए। जब 1740 के दशक के अंत में निःसंतान शाहू महाराज का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा तो 73 वर्षीय ताराबाई ने राजा राम द्वितीय नामक एक युवक को प्रस्तुत किया और दावा किया कि वह उनका छिपा हुआ पोता है। शाहू की मृत्यु के बाद राजा राम द्वितीय छत्रपति बने, लेकिन मराठा साम्राज्य की सत्ता अब छत्रपतियों के हाथों से खिसक कर पेशवाओं के हाथों में जा रही थी। ताराबाई ने पेशवा बालाजी बाजीराव यानी नाना साहेब के बढ़ते वर्चस्व को रोकने का प्रयास किया। जब राजा राम द्वितीय ने पेशवा को हटाने से इनकार कर दिया तो ताराबाई ने 24 नवंबर 1750 को अपने ही घोषित पोते राजा राम द्वितीय को सतारा की काल कोठरी में कैद कर दिया और मुकर गईं कि वह उनका पोता है। अंततः उम्र और बदलती राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए 14 सितंबर 1752 को जेजुरी के पवित्र खंडोबा मंदिर में ताराबाई और पेशवा बालाजी बाजीराव के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ, जिसमें ताराबाई ने पेशवा की सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया। 9 दिसंबर 1761 को 86 वर्ष की दीर्घायु में सतारा में इस महान वीरांगना ने अपनी अंतिम सांस ली। यह ठीक वही वर्ष था जब पानीपत के तीसरे युद्ध में
मराठों को अब्दाली के हाथों भारी क्षति पहुंची थी। इतिहास की यह एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जिस महारानी ने 7 वर्षों तक मुगल साम्राज्य की छाती पर पैर रखकर स्वराज्य की रक्षा की, उनकी समाधि कई सदियों तक उपेक्षित पड़ी रही। सतारा जिले के संगम माहुली में, जहां कृष्णा और वेन्ना नदियों का पवित्र संगम होता है, वहीं महारानी ताराबाई और महारानी येसुबाई की समाधियां स्थित हैं। 2006 में इस समाधि स्थल का उत्खनन हुआ था, लेकिन फिर भी यह खंडहर अवस्था में थी। कोल्हापुर के पूर्व सांसद संभाजीराजे छत्रपति और कई शिव सैनिकों ने इसके जीर्णोद्धार के लिए लंबे समय तक कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष तरुण विजय ने इस स्थान का दौरा किया और इसे राष्ट्रीय धरोहर के रूप में सहेजने की पैरवी की। अंततः इतिहास के इस अरनण को चुकाने के लिए अक्टूबर 2025 में महाराष्ट्र सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। महारानी ताराबाई भोसले भारतीय इतिहास का वह ध्रुव तारा है जिसकी चमक को समय की धूल भी नहीं मिटा सकी। सर जदुनाथ सरकार ने बिल्कुल सही लिखा है कि अगर उस भयानक संकट के समय ताराबाई ने कमान न संभाली होती तो मराठा साम्राज्य का नामो निशान मिट गया होता। उन्होंने साबित कर दिया कि एक नारी केवल जन्मदात्री नहीं होती, बल्कि जब उसके राष्ट्र, उसके स्वराज्य और उसके धर्म पर संकट आता है तो वह रणचंडी बनकर भारत के सबसे खूंखार साम्राज्यों को भी राख में मिला सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको महारानी ताराबाई की यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो रानी लक्ष्मीबाई की कहानी भी आपको जरूर पसंद आएगी। कैसे एक रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ पूरी ताकत से युद्ध छेड़ दिया था, उसे देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर जरूर क्लिक करें। तब तक अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।